तो फाइनली विक्रम सोलर के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस क्लियर हो चुका है। अभी अलॉटमेंट कितने लोगों को मिला है, रिटेल कोटा की मैं बात करता हूं जहां पर अपन 15,000 से अप्लाई करते हैं, तो यहां पर 484 के लोगों को, मतलब 4,84,000 लोगों को अलॉटमेंट मिला है। मतलब लगभग 4.5 लाख के ऊपर लोगों के पास में विक्रम सोलर का आईपीओ मिल चुका है। ठीक है, अभी सवाल ये बनता है कि हमें इसमें करना क्या चाहिए, लिस्टिंग डे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, कंपनी के वैल्यूएशन पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के बाद में जिस वैल्यूएशन पे ये लिस्ट होने वाला है जीएमपी के साथ में अनुमान जो बनता है उसके ऊपर क्या वैल्यूएशन सही दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, ये सारी चीजें आपको ना इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना है पूरी श्रद्धा से, और बस वीडियो को लाइक कर लो सीधा, मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इशू साइज से चालू करते हैं, उसके बाद में अपन QIB सब्सक्रिप्शन के ऊपर आएंगे, एक एक चीजों को ना टिक करते जाते हैं, मतलब हमें पॉजिटिव्स कितने मिल रहे हैं उसका एक टोटल रोड मैप अपन क्रिएट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी आईपीओ को, कोई भी कंपनी को एनालाइज करो तो इन चीजों को फॉलो कर सको। ठीक है, सबसे पहले अपन साइज समझते हैं। देखो आईपीओ का इशू साइज था 2079 करोड़ रुपए का। पिछले वीडियो में ना मैं गलती से 2 की जगह 4 लिख दिया था, 4,000 बोला था, तो उसके लिए थोड़ा मैं फिर एक बार सॉरी बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो 2079 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था, जहां पर फ्रेश इशू था 1,500 करोड़ रुपए का। 1,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, मतलब ये पैसे कंपनी के पास में जाने वाले थे। अभी इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या करता है, जो वैल्यूएशन देता है ना वो फ्यूचर को डिस्काउंट करते हुए देता है। मतलब इस फ्रेश इशू के कारण आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ जो है ना वो डिपेंड करती है, मतलब ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे ये 15,000 करोड़ रुपए, तो उस चीज को भी मार्केट वैल्यू करता है। तो हमें इन चीजों को ना ध्यान रखते हुए जाना है। इसका एक कहां यूज करेंगे वो समझते हैं। तो ये क्या करने वाले हैं, VSL ग्रीन इनकी एक सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। यहां पर ये 3,000 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी एक्सपांशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी 3,000 मेगावाट यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांशन ये करेंगे, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए इनकी ऑलरेडी कैपेसिटी कितनी है। इनकी ऑलरेडी कैपेसिटी है 4.5 गीगावाट की। मेगावाट में कन्वर्ट कर लो इसको, 4,500 मेगावाट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अभी ये मेगावाट गीगावाट ये चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा जो रेगुलर देख रहे हैं, पर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना उसको 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ। कंपनी का बिजनेस से गो थ्रू करते हैं। बिजनेस की मैं बात करता हूँ, कंपनी आती है रिन्यूएबल सेक्टर से। सिंपल सी बात है, आपके घरों के ऊपर जो सोलर प्लेट्स लगी होती है ना वो बनाने का काम करती है ये कंपनी। अब इसके डायरेक्ट कंपटीशन में भी कंपनीज है, जैसे कि वारी एनर्जीज हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, तो ये सारी कंपनीज डायरेक्ट कंपटीशन में है। अभी अपन समझते हैं कि ये 3,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये ऐड कर लेंगे, ऑलरेडी ये 4,500 करोड़ मेगावाट की कैपेसिटी इनकी ऑलरेडी है, तो ये लगभग पहुंच जाएंगे भाई, आपका हो जाएगा 7,500 मेगावाट के करीब। मतलब आने वाले टाइम में कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने वाली है, तो इवेंचुअली कंपनी के प्रॉफिट भी ग्रो करेंगे, इवेंचुअली कंपनी के रेवेन्यूज भी ग्रो करेंगे, इवेंचुअली कंपनी की वैल्यूएशन भी ग्रो करेगी। इतना हमको इस पे से समझ में आता है। अभी मैं आपको हर बार फॉर्मूला बताता हूं, जब भी किसी आईपीओ में जो फ्रेश इशू का मुद्दा है ना, मतलब फ्रेश इशू का जो कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा होता है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है। अनटिल एंड अनलेस की कोई जबरदस्ती किसी कंपनी को ओएफएस करना पड़ रहा है, सेबी के रेगुलेशन के चलते उनको प्रमोटर होल्डिंग काटना पड़ रहा है, जिसके लिए मजबूरन जो इक्विटी है वो सेल करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। इन केस को अगर हटा दे तो अपन एक चीज देखते हैं कि फ्रेश इशू है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बढ़िया है। तो पहला तो पॉइंट ठीक हो जाता है कि जो पैसा मार्केट से उठ रहा है इसके पीछे मोटो ये था कि 15,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया जाए, उसमें 3,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी में ग्रो कर दी जाए और कंपनी को एक्सपांड किया जाए। बिजनेस समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अभी अपन समझते हैं इनका प्लान क्या है ग्रोथ का। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा। पहले तो देखो एक एक चीजों को ना हमको समझते हुए जाना है ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। जरूरी ये नहीं कि भाई मैं एक कंपनी से पैसे कमा लूंगा समझ के, ये ऑब्जेक्टिव रखो ही मत। अपना अपना ऑब्जेक्टिव रखो कि मैं जिस तरीके से जा रहा हूं उस तरीके से तुम सीख के उस चीज को कहीं और अप्लाई कर सको। मेन फोकस तो हमारा यहां पर होना चाहिए, क्योंकि सीखने पे ध्यान दोगे तो आज नहीं कमाओगे। आज अगर फोमो भी हो गया, समझो कि भाई चलो मेरे को ले लेना चाहिए था यार, मैं तो छोड़ दिया, लेकिन अगर ये नॉलेज आपके पास में है, मार्केट का एक्सपीरियंस आपके पास में, तो आज अगर आप 5,000 रुपए नहीं भी कमाए तो आने वाले टाइम में 50,000 रुपए कमाने का दम रखते हो, 5 लाख कमाने का दम रखते हो, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है। ठीक है, ज्यादा हो गया ज्ञान, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पर इनकी 4.5 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फ्यूचर ये एस्टिमेट कितना कर रहे हैं, कितना ग्रो कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये कर रहे हैं भाई FY26 के एंड तक इनका गोल है कि 15.5 गीगावाट तक अपन पहुंच जाए। मतलब कितना हो गया, यहां पर ये 10 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करने की बात कर रहे हैं 1 साल के अंदर।
एक और इनका टारगेट है FY27 तक, ये कंपनी का कहना है FY27 तक हम पहुंच जाएंगे 20 गीगावाट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां तक पहुंच जाएंगे, ये बोल रहे हैं कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहां तक ये पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, अनुमान है, कंपनी कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि हम यहां तक जाएंगे। यहां तक गए वेरी गुड, नहीं गए तो वैल्यूएशन मार्केट करेक्ट कर देंगी। मार्केट का तो काम ही है भाई फ्यूचर को डिस्काउंट कर देना। तुम जो बोल रहे हो उसको अगर तुमने कर दिया तो वैल्यूएशन ठीक है, उससे ज्यादा कर दिया तो वैल्यूएशन मार्केट ज्यादा दे देगा, और जितना बोला है उससे कम कर दिया तो वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जितना बोला है मार्केट उसको ध्यान में रखते हुए वैल्यू देता है किसी भी कंपनी को। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का इंटरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो मार्केट प्रीमियम पे लिस्ट होता है ना कोई भी कंपनी मार्केट में, वो डिसाइड करते हैं भाई QIBs, क्योंकि रिटेलर को कुछ पता नहीं है। रिटेलर को इतना है कि भाई चलो अपन ने इन्वेस्ट कर लिया, 20% का प्रॉफिट हो गया, मैं बुक करता हूँ निकलता हूँ। या फिर हाँ NSDL तो बहुत बढ़िया लग रही है यार, मेरी तो फेवरेट कंपनी है, ये तो धुआं एकदम फाट डालेगी, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट रखूंगा। यही अंडरस्टैंडिंग होती है एक रिटेल इन्वेस्टर के पास में। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, पर एक्चुअल जो स्मार्ट मनी फ्लो करता है वो कराते हैं भाई इंस्टीट्यूशंस, QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो इनके हाथ में सारी चीज होती है। तो QIBs के ऊपर आते हैं अपन। QIB अभी पहले कोटा समझाता हूँ मैं। 50% का कोटा था, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1040 के करीब। ये मैं थोड़ा प्रिसाइजली नहीं बोल रहा हूँ, पर 50% का जो कोटा है QIBs के लिए वो होता है 1000 करोड़ के करीब। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करो। 145x का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिला है, मतलब 1040 करोड़ के सीट्स के लिए इसके 145x मल्टीपल एप्लीकेशन QIBs ने लगाई है। सबको तो मिलेगा नहीं, जिनको नहीं मिलेगा वो किस प्राइस पर बाय कर रहे हैं, ये डिसाइड होती है मार्केट की प्राइस, कि मार्केट में उस कंपनी का प्राइस कितना होगा। अभी मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा थॉट क्या बनता है, क्या ये सब्सक्रिप्शन काफी तगड़ा है? बिल्कुल काफी तगड़ा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है, क्योंकि आप देखो 4000 करोड़ का IPO था NSDL का, उसमें 2000 करोड़ बन रहा था QIBs का, और उसमें 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी इससे आधा हो गया, 1000 करोड़ का यहाँ पर QIBs के लिए कोटा रखा गया है विक्रम सोलर में, और वहां पर 145x, मतलब NSDL के जैसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसी रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। 145x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज एक और पॉजिटिव ऐड कर लेती है कि भाई चलो कंपनी बहुत बढ़िया है। बाकी अपन कंपनी का अभी प्राइस बैंड ले लेते हैं, जिससे कि हमें वैल्यूएशन का पता चलेगा। फिर अपन उसमें प्रीमियम ऐड करेंगे, एस्टिमेटेड लिस्टिंग ऐड करेंगे, और सारी चीजें ऐड करके वैल्यूएशन का अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, तो इनका प्राइस बैंड निकल के आ रहा है 315 रुपए से 332 रुपए पर शेयर का। 332 रुपए पर शेयर के प्राइस पर इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होने वाले। मैंने आपको बिजनेस समझा दिया। बिजनेस जिस सेक्टर से आ रहा है वो सेक्टर ना इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि सोलर प्लेट किसको नहीं लगाना है भाई, बिजली की बचत होगी, अफोर्डेबल चीज है, मतलब पैसा वापस भी आ जाता है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है ROI काफी ज्यादा तगड़ा है सोलर का। साथ में गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि भाई लोगों को बोल रही है, सब्सिडी दे रही है, भाई तुम सोलर लगाओ, साथ में हमारा बिल का खर्चा भी बचेगा, तो कौन नहीं लगाना चाहेगा। और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इंडिया में जो सोलर सेक्टर है, मतलब ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर ही जो है ना, वो काफी ज्यादा ग्रोइंग है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई हाई ग्रोथ इंडस्ट्री से कंपनी आ रही है, तो कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है, साथ में कंपनी खुद में भी एक ग्रोथ दिखा रही है, जो कि हमने अभी डेटा से समझा। तो ग्रोइंग सेक्टर से कंपनी आ रही है। ठीक है, अभी मैं आता हूं यहां पर इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या झंडे इन्होंने गाड़े हैं। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं सिंपल से विक्रम सोलर के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो यहाँ पर अपने पास में डेटा कितने साल का है, 4 साल का देखने को मिल रहा है। सीधा आते हैं फाइनेंशियल रेवेन्यू से गो थ्रू करते हैं थोड़ा। 2022 में इन्होंने 1743 करोड़ का रेवेन्यू करा, 2023 में 2000 करोड़ पहुंचे, 2024 में ये पहुंचे 2500 करोड़ के ऊपर, और 2025 में ये पहुंचे भाई 3400 करोड़ रुपए के ऊपर। रेवेन्यू की जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है ना, वो डिसेंट देखने को मिल रही है। मतलब आप ये समझ लो कि 1700 से 3400 करोड़ आ गए 3 साल के अंदर। ठीक है, 23, 24, 25, 3 साल के अंदर यहाँ पर कंपनी डबल हुई है, और आने वाले टाइम में जिस तरीके के आंकड़े कंपनी दिखा रही है, वहां पर ये अपने ग्रोथ को अच्छा खासा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। 62 करोड़ रुपए का लॉस 2022 में, लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये प्रॉफिटेबल हो गए, 14 करोड़ पे आ गए, फिर आ गए 80 करोड़ के ऊपर, फिर आ गए ये 139 करोड़ के ऊपर। जिस प्राइस के ऊपर कंपनी ने अपना IPO लेकर के आया है 332 रुपए पर शेयर के ऊपर, इसके हिसाब से इनका मार्केट कैप इस पर शेयर प्राइस के ऊपर 332 रुपए के भाव पर इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है 12,000 करोड़ रुपए का।
मार्केट कैप अपने पास में है, मतलब प्राइस अपने पास में, अपने पास में साथ में अर्निंग्स भी है साल की 139, ले लो भाई 85 का इनका निकल गया था पी रेशो। भाई कुछ लोग की तो देख के ही फट जाएंगी कि 85 का पी रेशो, भाई ये तो ओवर वैल्यूड है। अभी मेरे को नहीं सुनना है कुछ भैया, खत्म हो गया खेल अभी कुछ मेरे को सुनना नहीं है। पर आप एक चीज समझो, 85 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है, वारी से अपन कंपेयर करते हैं, वारी का पी रेशो अराउंड हमको 40 के करीब देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा इन डेप्थ जाऊंगा, डेप्थ में अपन इसको समझेंगे। तो आप सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डबल वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। पर मैं आपको एक और ट्रेजेक्टरी देता हूं, देखो अभी के टाइम पर कंपनी का आरओई कितना है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका लगभग 16% के करीब, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई 24% के करीब, पैट मार्जिन मात्र 4% के करीब। अभी तो ये 4% का है, पर इसके पहले ना ये नेगेटिव था, लॉस में कंपनी मतलब पैट नेगेटिव। धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मतलब पैट बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? आने वाले टाइम में जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, मार्केट का काम है कि उसको वैल्यूएशन दे। अगर ये 85 का पी रेशियो जस्टिफाइड नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये सस्ता है, बिल्कुल सस्ता नहीं भाई, बिल्कुल सस्ता नहीं है, पर ये अगर 85 का पी रेशियो जस्टिफाइड नहीं होता तो मार्केट इसको जीएमपी नहीं देता। मार्केट इसको जीएमपी अच्छा खासा दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि टोटल प्राइस पर शेयर की प्राइस प्लस जीएमपी, वॉट एवर इज द जीएमपी वी टेक इट एज एक्स इक्वल्स टू ये हो गया टोटल इक्वल, इतना प्राइस पे इन्वेस्टर इसको खरीदने को तैयार है, इसलिए मार्केट इसको जीएमपी इतना दे रहा है। मतलब आप एक चीज समझो, अभी पी रेशो को देखकर ना अपन किसी कंपनी को बोलेंगे कि ये तो काफी ज्यादा महंगी है भाई, 85 का पी रेशो, मतलब ये तो बहुत खराब हो गया यार। फिर आप मेरे को ये बताओ, अगर कोई कंपनी है 1000 की कंपनी है, ठीक है, 1000 रुपए की कंपनी है, साल का उसका जो अर्निंग है वो तो 10 का ही है, तो आपका पी रेशो कितना निकल के आ जाता है? 100 का पी है इसका, ठीक है। वहीं पर एक और कंपनी है जो लॉस में, मतलब प्रॉफिट तो ये कम से कम 10 का तो भी कमा रही, कोई कंपनी है जो 1000 की वैल्यूएशन है उसकी, मतलब वैल्यूएशन तो होता ही है ना, जो कंपनी लॉसेस भी कर रही है उसकी भी वैल्यूएशन होती है, तो उसका तो पी रेशो भी नहीं निकलता, वो तो एटलीस्ट 10 करोड़ का तो प्रॉफिट है इसका, उसके हिसाब से तो वो कंपनी काफी बेकार हो गई। लेकिन एक्चुअल में मार्केट जो वैल्यूएशन देता है ना, अपन उसको समझते, मार्केट वैल्यूएशन देता है कि इन फ्यूचर कंपनी कितना कमा सकती है, अभी कितना कमा रही है वो मैटर नहीं करता। अगर अभी कितना कमा रही है वो देखते हैं ना, तो जो स्टार्टअप्स लॉस कर रहे हैं उनको बिलियन डॉलर्स में वैल्यूएशन मिलती ही नहीं, ठीक है। एक्सपांशन है कंपनी के पास में, आने वाले टाइम में प्रॉफिट के चांस है, बिजनेस मॉडल है, सस्टेनेबिलिटी है, तो मार्केट उसको वैल्यूएशन देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अभी मैं आता हूँ कंपैरिजन के ऊपर, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो देखेंगे, सेल्स 3400 करोड़ का इनका निकल के आ रहा है। फिर अपन फाइनल चीज के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपना एनालिसिस करते हैं स्कैनेक्स की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट कंपटीशन में कंपनीज है, वारी एनर्जीज हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, इन सबको अपन देखते हैं। इनका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा 92,000 करोड़ का है, प्रीमियर एनर्जीज का 46,000 करोड़ का है, पी रेशो अराउंड 40 के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है, विक्रम सोलर का 85 का है। अभी एक और पैरामीटर होता है, अपन रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। 3400 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, मार्केट कैप है 12,000 करोड़ की, तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो निकल के आ रहा है 3.6 का। वारी का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो निकल के आएगा 6.3 का। आपका प्रीमियर एनर्जीज का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो निकल के आ जाएगा अराउंड 7 का। मतलब आप इतना चीज समझो कि वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज का पी रेशो इसीलिए डाउन है क्योंकि वो अपनी जो पैट की जो ग्रोथ है, लॉस में से जब कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है तो उसका पैट मार्जिन बढ़ता हो जाता है, तो इनका पैट मार्जिन ऑलरेडी हिट कर चुका है। इससे आप ये चीज समझो कि वारी एनर्जीज जब आईपीओ लाई थी तब भी 40 के प्राइस पर थी, 1500 रुपए के भाव पर आईपीओ आया था, अभी 3000 का शेयर है, फिर भी इसका पी रेशो 40 का ही है। मतलब कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, पैट बढ़ाया है, इसलिए उसका पी रेशो नीचे, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पास में ग्रोथ अभी भी है, कंपनी को बस अपने प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो करना है, और अगर साथ में कंपनी अपने एक्सपांशन भी देखती है, कैपेसिटी भी बढ़ाती है, तो ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अभी इतना सब बता के मेरे को आपको समझाना क्या था? मेरे को क्या ये बताना था कि विक्रम सोलर काफी ज्यादा बढ़िया है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा सस्ती है? बिल्कुल नहीं, कंक्लूजन पे अपन आते। पर मेरे को ये समझाना था कि अपने को एनालाइज कैसे करना है किसी चीज को, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको देखना चाहिए।
ये चीजें अगर आप समझ जाओगे ना तो आगे किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। अभी बाकी आप समझदार हो, मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमको 85 नंबर पी रेशो देख के नहीं बोलना है कि कोई कंपनी महंगी है। विक्रम सोलर की मैं बात करूं तो विक्रम सोलर बहुत महंगी नहीं है, ना ही सस्ती है, फेयरली वैल्यूड है। और अगर अपन इसका अभी जीएमपी ऐड करते हैं 40 रुपीज पर शेयर का, 332 इसमें शेयर अलॉट होगा, लगभग ये 12% के करीब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका पी रेशो बन जाएगा लगभग 95 के करीब। हमको यहाँ पर पी रेशो के ऊपर ये शेयर लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि ठीक ठाक बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसको इमीडिएटली पकड़ लेना चाहिए या फिर एनएसडीएल में जैसी चीजें देखने को मिली वैसी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको टिप दे रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब इतना है कि अगर आप यहाँ पर, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करता, क्योंकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ना 4x करने वाले 2 साल में, तो अगर पी रेशियो हाफ भी हो गया जिसको ये कंपनसेट करे अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का जो मेरे को प्रॉफिट मिलना है ना, जो शेयर प्राइस में बोल रहा हूँ या फिर कंपनी के मार्केट कैप में बोल रहा हूँ, वो फर्क हमको देखने को मिलेगा। मतलब क्लियर सी बात है, ग्रोइंग सेक्टर से कंपनी है तो रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनीज है ना, किन में भी आप इन्वेस्ट करोगे मिनिमम 2-3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका प्रॉफिट होगा। मैं विक्रम सोलर के लिए नहीं जा रहा हूं, मेरा यहां पर मुद्दा यह है कि मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वारी में इन्वेस्टेड हूं। मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या चीज है, आपको कुछ भी नहीं है, आप अपने मर्जी से करो। मेरा काम है कि भाई मैं आपको सिखा दूं एनालाइज करना, 2-4 चीजें सिखा दूं जो कि आपको फ्यूचर में काम में है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओ ज्वाइन करो भाई। कोई भी खबर, लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले वहीं पर मिलेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।